Hello, my little angels. Today we are going to do a very important chapter of EVS Part 1, the value of food. So, angels, आज हमें हर चीज़ पैसे से नहीं तोलनी होती है. वैल्यू ऑफ फूड मतलब खाने का महत्व. हमें इस चैप्टर में ये बताया गया है कि खाना खाने के लिए तो ज़रूरी है ही, पर ये भी जानना ज़रूरी है कि हम तक ये खाना कैसे आता है और उसका जो पूरा प्रोसीजर है वो कितना लंबा है और एक किसान, एक फार्मर कितनी मेहनत करता है, इतने सारे प्रोसीजर से गुज़रता है, तब जाके हमारे पास ये खाना आता है. So it is very important and necessary for us to know that food is not only important to eat, but also to understand the true value of food. So in this chapter we are going to learn the importance of food and why we should not waste food. Alright, so let's get started. The value of food. Arjun and Varsha are brother and sister. Arjun और वर्षा भाई बहन हैं. They love to eat hot बाजरा भाकरीज with butter. उन्हें गरम गरम बाजरा की रोटी बटर के साथ बहुत पसंद है. Mother makes a number of other dishes. उनकी मम्मी बहुत सारी तरह का खाना बनाती है. For them to eat with भाकरीज. भाकरी के साथ खाने के लिए उनकी मदर बहुत सारा दूसरी चीज़ें भी बनाती है. They like those too. उन लोगों को वो भी बहुत पसंद आता है. Can you tell? क्या आप बता सकते हैं? What could be those dishes? वो कौन सा खाना हो सकता है that mother makes to go with भाकरीज. वो कौन सा खाना हो सकता है जो अर्जुन और वर्षा की मदर बनाती है जो भाकरीज के साथ और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे. What are those dishes made from? वो डिशेस किससे बनी होती हैं? In Varsha and Arjun's home, they use a lot of other foodstuffs too. वर्षा और अर्जुन के घर में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं. From where are they obtained? वो कहाँ से आई हैं? Wheat, rice, जवार, pulses, sugarcane. Wheat माने गेहूँ, rice माने चावल, जवार भी एक तरह का ग्रेन है. पल्सेस, शुगर केन मतलब गन्ना, ये होता है ना, ये गन्ना होता है. ऑलराइट. करवावंदा, जामुन, बोर, हनी, ये भी सब खाने की चीज़ों के नाम हैं. सॉल्ट वाटर, फिश एंड सॉल्ट. सॉल्ट वाटर यानी समुद्र का पानी नमक वाला. सॉल्ट वाटर फिश मतलब जो नमक के पानी में जो मछली मिलती है ना वो. एंड सॉल्ट मतलब नमक. फ्रेश वाटर फिश मतलब जो अच्छे पानी की जो मछली होती है. सिंघाड़ास, वाटर चेस्टनट्स. सिंघाड़ा भी एक तरह का फ्रूट है. मखानास मतलब लोटस सीड, वाइट कलर के होते हैं, गोल गोल होते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां. मीट एंड एग्स. ऑफन व्हेन सर्विंग वर्षा एंड अर्जुन अ मील, मदर सेज. जब भी मदर वर्षा को और अर्जुन को खाना सर्व करती है, खाना देती है, तब कहती है मदर, टेक ओनली एज मच एज यू वांट. फूड शुडंट गेट वेस्टेड. मदर अर्जुन और वर्षा से कहती है आपको जितना चाहिए उतना ही लो, खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए. वन डे अर्जुन आस्क्ड हर. अर्जुन ने पूछा, मदर, मम्मा, वाई डू यू टेल दिस टू अस एवरी डे? आप हमें ये रोज़ क्यों कहती हैं? मदर आंसर्ड, वाई शुड वी वेस्ट एनी गुड थिंग? तो मम्मा ने जवाब दिया, अपन को कोई अच्छी चीज़ क्यों वेस्ट करनी चाहिए? बिसाइड्स वी मस्ट गिव अ थॉट. उसके अलावा हमें सोचना चाहिए to how we get the food we eat. So मम्मा कहती है अर्जुन से कि
हमें अच्छी चीज़ को वेस्ट क्यों करना चाहिए? इनफैक्ट हमें ये सोचना चाहिए कि हमें ये खाना कहाँ से मिलता है। लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ अ भाकरी। तो मम्मा ने कहा कि मैं तुमको एक स्टोरी सुनाती हूँ भाकरी के ऊपर। द स्टोरी ऑफ अ भाकरी। यू नो दादा, माई फादर इज़ अ फार्मर। मेरे पापा एक किसान हैं। एंड यू नो दैट स्कूल्स हैव समर वेकेशंस। आपको पता है स्कूल में गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं। When I was small, जब मैं छोटा था, we often went to my father's fields, riding on his tractor. जब मैं छोटा था तब मैं अपने पापा की खेतों में जाता था। fields मतलब खेत। riding on his tractor, और उनकी ट्रैक्टर, ये ना जो फोटो दिखाई ये ट्रैक्टर है जो खेतों में यूज़ किया जाता है। तो मैं उनकी ट्रैक्टर पे बैठ के घूमता था। That would be the time for री-एडिंग द फील्ड्स। तो वो टाइम होता था जब किसान लोग, पता है, उन लोग खेत में ये ट्रैक्टर को घुमाते हैं ताकि ना ज़मीन लेवल हो जाए। फादर वुड अटैच डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स टू द ट्रैक्टर टू कैरी आउट फार्मिंग टास्क्स। तो उनके, वो बता रहा है कि मेरे जो पापा थे ना, वो ट्रैक्टर के वहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है, तो ये अलग अलग चीज़ लगाते थे। तो ये फिटिंग होती है, तो इसको निकाल के दूसरे तरह की फिटिंग लगा देते हैं और खेतों पे काम करते थे। फर्स्ट ही वुड प्लाउ द फील्ड्स एंड देन, पहले वो क्या करते थे, जो दाने होते थे ना जिसकी अपन को उगाना है, अगर चावल उगाना है तो चावल की सीड्स आती हैं, गेहूँ उगाना है तो गेहूँ के दाने आते हैं, राइट। तो उसको कहते हैं प्लाविंग। तो जब हम पहले प्लाव करते हैं और सीड्स को ज़मीन में डालते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, क्रश द लम्प्स ऑफ सॉइल। उसके बाद हमें जो मिट्टी के जो इकट्ठा हो जाती है ना मिट्टी, उसे हमें चूरना होता है। क्रश करना मतलब चूरना। फाइनली ही वुड लेवल द ग्राउंड टू मेक इट रेडी फॉर सोइंग। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो सॉइल होती है ना, ज़मीन के ऊपर जो मिट्टी होती है, उसे हमें पूरा एक जैसा करना होता है, पूरा लेवल में लाना होता है, ताकि फिर उसमें उगत हो। सोइंग मतलब उसमें फिर झाड़ आए। द प्री मानसून शावर्स वुड मेक द हॉट सॉइल ह्यूमिड। तो बारिश के सीज़न के पहले जो हल्की हल्की बारिश होती है ना, उससे मिट्टी थोड़ी सी गीली हो जाती है, गर्म मिट्टी गीली हो जाती है। दैट वॉज द टाइम फादर वुड सो बाजरा। उस वक्त मेरे पापा बाजरा की खेती स्टार्ट करते थे। विद इन सम डेज, थोड़े दिन में, द बाजरा सीड्स स्प्राउट एंड द सीडलिंग्स आर सीन अबव द ग्राउंड। फिर थोड़े दिन के बाद, जैसे आपको ये पिक्चर में दिख रहा है कि बाजरा के जो दाने डाले गए थे ना, वो स्प्राउट हो गए हैं, मतलब थोड़े थोड़े फूट गए थे वो दाने और उसके बाद ऊपर आ गए हैं। अबव द ग्राउंड मतलब कि ये ग्राउंड के ऊपर हमें दिखने लग गए हैं। सीडलिंग्स ग्रोइंग इन द फील्ड। अलॉन्ग विद द बाजरा वीड्स ऑल्सो फ्लरिश। सो बाजरा के साथ साथ वीड्स भी आ जाती है। वीड्स मतलब घास फूस। बट दे हैव टू बी रिमूव्ड। लेकिन उन वीड्स को निकालना पड़ता है। माई फादर वुड एम्प्लॉय लेबरर्स टू डू दैट। मेरे फादर आदमियों को लेकर, दूसरे आदमियों को जो काम करने वाले होते हैं ना, उनको लेकर आते थे ताकि वो घास फूस वीड्स को निकाल सकें। द लेबरर्स हैव टू बी पेड। तो वो जो आदमियों को लेके आते थे ना उनके पापा, वो पैसा लेते थे काम करने का। रेन वाटर इज इनफ फॉर बाजरा टू ग्रो विगरसली। सो बारिश का पानी काफ़ी होता है बाजरा उगने के लिए, बाजरा को उगाने के लिए। आफ्टर अ वाइल years of बाजरा appear on every stalk। और फिर और थोड़े दिन के बाद बाजरा आ जाता है। The grains forms and the ears grow fuller। तो उसके बाद वो बड़ा होता जाता है। As the grains grow, birds come in flocks to eat the tender grains।
अब जैसे हमें खाने की ज़रूरत होती है वैसे बर्ड्स को भी ज़रूरत होती है खाने की। तो जैसे ही बर्ड्स को दिखता है ना एंजल्स कि है ना, अरे वाह खाना आ गया, बाजरा उग गया है फ्रेश फ्रेश, मीठा मीठा, चलो चलो खाने चलते हैं, तो सारे बर्ड्स एक साथ आ जाते हैं। फ्लॉक्स मतलब बहुत सारे बर्ड्स आ जाते हैं क्या करने के लिए, उस ग्रेन बाजरा को खाने के लिए। देन scarecrows have to be set up and slingshots used to frighten the birds away। फिर किसान को पता है क्या करना पड़ता है, उन्हें एक आदमियों का पुतला लगाना पड़ता है जिसके हाथ एकदम सीधे होते हैं। पता है क्यों? ताकि है ना बर्ड्स को लगे कि आदमी खड़ा है वहाँ पे, हम वहाँ नहीं जाएंगे खाने के लिए। मतलब उनको धोखा देने के लिए, उनको डराने के लिए स्केयरक्रोज ऐसे बनाए जाते हैं ताकि वो जो बर्ड्स होती है ना वो उनका बाजरा खाने के लिए ना आए। When the ears of corn are full, it is harvest time। और जैसे ही पूरा बाजरा उग जाता है तो वो हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाता है। जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया गया, हार्वेस्टिंग मतलब तोड़ने का टाइम। मतलब अब हमारा जो ग्रेन था, जो भी हमने डाला था उगाने के लिए, वो पूरा रेडी है, तो अभी हमें उसको तोड़ना है। That's it, all the ears of बाजरा must be cut and gathered। मतलब बस अब ये उग चुका है, अब हमें बाजरा को कट करना है और इकट्ठा करना है। Then follows threshing and winnowing। That is how we get the grain from the ears of bajra। So angels threshing and winnowing एक बहुत लंबा बेटा एक काम है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बस बाजरा को निकाल लिया और फिर बस बेचने ले गए, ऐसा नहीं है। तो थ्रेशिंग का क्या मतलब होता है? थ्रेशिंग का मतलब होता है जो कटी फसल की जो फलियां के दानों को निकालते हैं, यह जो क्रिया की जाती है बड़े ध्यान से करनी पड़ती है। पहले यह हाथ से करते थे, अब मशीन से की जाती है। ओके। और विनोइंग का क्या मतलब है? जब भूसे से अनाज को अलग किया जाता है, अनाज से कीड़ों को भी दूर किया जाता है। तो भूसा एवं दानों का मिश्रण तेज हवा में धीरे धीरे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे भारी अनाज आदि उसी स्थान पर नीचे गिरते हैं और भूसा आदि वो हल्के होते हैं ना भूसे, तो वो हवा से दूर उड़ जाते हैं। सो ये होता है थ्रेशिंग एंड विनोइंग का पूरा एक प्रोसीजर। और उसके बाद बाजरा रेडी हो जाता है। वर्षा ने कहा, आई अंडरस्टूड कटिंग एंड गैदरिंग। मुझे ये तो समझ में आ गया कि इसको काटते हैं और इकट्ठा करते हैं, बट वॉट इज थ्रेशिंग एंड विनोइंग मम्मा? सो मदर सेड, मम्मी ने कहा, ऑल राइट, डू वॉट आई टेल यू एंड यू विल सी, वील कंटिन्यू विद द स्टोरी लेटर। अम्मा ने कहा, ठीक है मैं बताती हूँ, अभी बताती हूँ। और फिर स्टोरी को कंटिन्यू किया। ट्राई दिस, टेक हाफ अ बास्केट फुल ऑफ ड्राइड ग्राउंडनट पॉड्स, डिवाइड देम इनटू 2 पोर्शंस। तो वो मूंगफली होती है ना, वो जो सूखी हुई मूंगफली होती है, तो अपन उसको छीलते हैं। तो ये कह रहे हैं वो पूरा एक बास्केट भर के सूखा हुआ मूंगफली का छिलका ले लो और उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। शेल द ग्राउंडनट्स इन 1 पोर्शन। हाउ लॉन्ग डिड दिस टेक यू? तो जैसे ही आपने ग्राउंडनट के छिलके को अलग किया और मूंगफली को अलग किया तो आपको कितना समय लगा? नाउ पुट द अदर पोर्शन इन अ क्लॉथ बैग एंड टाई इट्स माउथ। पाउंड द बैग लाइटली विद अ स्टोन और बीट इट विद अ स्टिक। अब वो जो दूसरा हिस्सा था ना जिसमें आपने सब डाला था, उसे एक कपड़े के बैग में डाल के उसका मुंह बंद कर दीजिए और फिर उस बैग को एक
स्टोन बांध दीजिए, मतलब एक लकड़ी से स्टोन बांध दीजिए. नाउ टेक द ग्राउंड नट्स आउट इन अ ट्रे एंड टेल मी व्हाट डिड यू सी. फिर आप उन मूंगफलियों को एक ट्रे में निकाल लीजिए. आपने क्या देखा? अर्जुन, मैनी ऑफ द पॉड्स हैव बर्स्ट ओपन एंड द नट्स हैव कम आउट. ने कहा कि बहुत सारे छिलके फूट गए हैं और मूंगफली के दाने बाहर आ गए हैं. मदर, दिस कैन बी कॉल्ड थ्रेशिंग ऑफ द पॉड्स. तो मामा ने कहा ये थ्रेशिंग होती है. नाउ होल्ड द ट्रे इन बोथ योर हैंड्स. अब इस ट्रे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लो. टॉस इट्स कंटेंट्स क्विकली एंड लाइटली इन द एयर. तो उस ट्रे को धीरे धीरे ऐसे उछालो, मतलब जल्दी जल्दी उछालो और मतलब लेकिन हल्के हाथों से उछालो. टेल मी व्हाट हैपेंस. फिर मुझे बताना क्या हुआ. वर्षा, when I toss the tray, the empty shells fall off and the nuts are left behind. जब मैंने उस ट्रे को टॉस किया मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे किया, तो वो जो खाली छिलके थे वो गिर गए और सारे नट्स पीछे रह गए. नट्स मतलब मूंगफलियाँ पीछे रह गई. बट वाई डज दैट हैपन. वर्षा पूछ रही है ऐसा क्यों होता है. मदर, द शेल्स आर लाइट. वो जो मूंगफली के छिलके होते हैं ना वो हल्के होते हैं. सो दे गेट ब्लोन बाय द एयर एंड फॉल ऑफ. तो वो हवा से उड़ जाते हैं और फिर गिर जाते हैं. द नट्स आर हैवियर. वो जो मूंगफली के दाने होते हैं ना वो थोड़े से हैवी होते हैं, भारी होते हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं. While winnowing too, the draught of air is used to separate the grain from the chaff. तो मदर ने समझाया कि विनोइंग भी ऐसे ही होती है. हवा से जो हल्की चीज़ होती है ना वो हवा में उड़ जाती है और जो भारी चीज़ होती है ना वो अपनी ट्रे के अंदर रह जाती है. तो जो ग्रेन मतलब जो बाजरे का छिलका था वो हवा से उड़ गया और बाजरा हैवी होने से, भारी होने से ऊपर रह जाता है. नाउ लेट्स गो ऑन विद द स्टोरी. अब जो मैं स्टोरी सुना रही थी ना वो आगे करते हैं. दादा यूजेस अ मशीन फॉर थ्रेशिंग एंड विनोइंग. थ्रेशिंग और विनोइंग के लिए मशीन यूज़ करते हैं. इन द मशीन थ्रेशिंग एंड विनोइंग आर डन एट द सेम टाइम. वो जो मशीन होती है ना आजकल जो मशीन से करते हैं वो थ्रेशिंग और विनोइंग साथ में ही कर देते हैं. द हार्वेस्टेड ईयर्स आर पुट इनटू द मशीन. तो जो भी चीज़ हार्वेस्ट होती है ना जो खेत से उन लोग है ना तोड़ के इकट्ठा करके लाते हैं वो उन लोग मशीन में लाके डाल देते हैं. द ग्रेन्स गेट सेपरेटेड. जो बाजरा या जवार के दाने होते हैं ना वो सेपरेट मतलब अलग हो जाते हैं. एंड फॉल्स इनटू अ बैग टाइड टू द मशीन. फिर वो एक बैग में जाके मशीन से वो जोड़े हुए होते हैं. वो जो बैग होता है ना वो मशीन से जुड़ा हुआ होता है और फिर मशीन लाके सारे छिलकों को उन बैग में सारे ग्रेन मतलब जो भी चीज़ का है बाजरा का जवार का वो सारे ग्रेन्स को लाके उस बैग में लाके मशीन डाल देती है. द शाफ एंड अदर रबिश गेट्स ब्लोन ऑफ. जो भी कचरा होता है ना जो भी ग्रेन में कचरा होता है वो सब कुछ मशीन हटा देती है. When there were no machines, जब मशीन्स नहीं थी, bullocks were made to help with the threshing. तो जब मशीन नहीं थी ना तो बुलक्स ये काम थ्रेशिंग का किया करती थी. For winnowing, a person stands a little higher up. तो विनोइंग करने के लिए एक इंसान थोड़ा सा ऊंचाई पे खड़ा हो जाता था. And slowly allows the threshed grain to fall to the ground. तो कोई भी इंसान ऊपर से हाइट पे खड़ा हो जाता था और फिर ऐसे आपको बताया था ना ऐसे ट्रे को जैसे या कोई भी चीज मतलब जिसमें भी ग्रेन है और उसका भूसा है उसको ऐसे ऐसे हिलाते थे ना तो हल्का उड़ जाता था हवा से और बाकी जो ग्रेन होता था ना वो नीचे रह जाता था. द शाफ इज कैरीड अवे बाय द ड्रॉट एंड द ग्रेन फॉल्स डाउन इन अ हीप. तो वो जो कचरा और भूसा होता है ना वो तो हवा से उड़ जाता है और वो जो ग्रेन होती है अपनी वो
नीचे इकट्ठा होती रहती है। द मशीन हेल्प्स टू फिनिश द वर्क क्विकली, और यही काम मशीन फटाफट कर देती है। बट लेबर एंड एक्सपेंस हैव टू बी पुट इन एनी केस। दो मशीन ये काम करती है, पर फिर भी आदमी, मतलब जो काम करने वाले लेबर होता है, उसे तो रखना ही पड़ता है। डू यू नो, इफ अ मशीन इज नॉट अवेलेबल, अगर कोई मशीन नहीं हो, बुलक्स डू द थ्रेशिंग, ये जो बुलक है ये थ्रेशिंग करती है। राउंड स्पेस इज क्लियर्ड इन द फील्ड में ही जहाँ खेती की जाती है ना, वही जगह पे एक गोल जगह बनाई जाती है इन द फील्ड, एंड द थ्रेशिंग फ्लोर इज प्रिपेयर्ड, और थ्रेशिंग के लिए जगह बनाई जाती है। अ पोस्ट इज इरेक्टेड एट इट्स सेंटर, बीचों बीच एक ऐसे देखो, इस गोलाई, ये जो गोल बनाया है ना, उसके बीचों बीच एक पोल, एक स्टैंड रखा जाता है, एंड द बुलक इज टाइड टू इट, और इस स्टैंड से बुलक को बांध दिया जाता है। तो आपको दिख रहा है ना फोटो में, देखो ये बुलक है, और ये जो पोल है ना, उसे देखो ये रस्सी से बुलक को बांधा गया है, ठीक है। और ये पूरा गोलाई में अपना थ्रेशिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। ओके, सो द बुलक वॉक्स इन सर्कल्स, तो ये बुलक है ना, गोल गोल चलती है अराउंड द पोस्ट। तो ये बीचों बीच ये पोस्ट है, और बुलक को बांध दिया गया है इस पोस्ट से, और ये बुलक ऐसे गोल गोल चलती है। द हार्वेस्टेड ईयर्स आर स्प्रेड इन द राउंड स्पेस, तो ये जो ग्रेन फार्मर्स लोग तोड़ के जमा करके लाए हैं ना, वो पूरा यहाँ पे लाकर रख देते हैं और राउंड शेप में रख देते हैं, सो दैट दे गेट ट्रैम्पल्ड अपॉन बाय द बुलक, ताकि ये बुलक उसके ऊपर चल चल के उन सब को कुचल दे। ट्रैम्पल्ड मतलब कुचल दे। ऑब्वियसली अगर वो बुलक इन ग्रेन्स के ऊपर चलेगी तो वो तो दबेंगे ही और वो कुचल दिए जाएंगे। इफ़ द क्रॉप इज़ लार्ज इन क्वांटिटी, अगर बहुत सारा अनाज हो, मतलब बहुत सारा क्वांटिटी में हो, तो अ बिगर प्लेस इज प्रिपेयर्ड, तो एक बड़ी जगह बनाई जाती है। एंड मोर बुलक्स आर यूज्ड टुगेदर, और फिर ज़्यादा बुलक्स लेके आनी पड़ती है। ये तो एक ही है ना फोटो में, लेकिन अगर बहुत सारा अनाज हो तो एक और बड़ी जगह बनाई जाती है और उसमें बहुत सारे बुलक्स लेकर आते हैं। थ्रेशिंग में गो ऑन फॉर सेवरल डेज, तो थ्रेशिंग का जो ये प्रोसेस है बहुत दिनों तक चलता है। फॉर द बुलक्स टू दिस इज़ अ हैवी वर्क, तो ये बुलक्स के लिए भी बहुत भारी काम होता है। द ग्रेन ऑब्टेन्ड आफ्टर विनोइंग इज फिल्ड इन सैक्स, तो विनोइंग के प्रोसेस के बाद जो भी हमें अनाज मिलता है वो एक बोरी में, सैक में भर दिया जाता है। Proper care is taken to make sure that it will not be attacked by insects or other pests such as mice and rats. तो ये ध्यान रखा जाता है, प्रॉपर केयर मतलब ध्यान रखा जाता है कि ये जो अनाज है जो बोरियों में, सैक्स में भरा गया है, इसमें कोई तरह का जानवर या फिर कीड़ा या फिर बहुत सारे चूहे, माइस मतलब बहुत सारे चूहे या फिर रैट्स नहीं लगे, उनको आके नहीं खाएं। तो इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आफ्टर पुटिंग असाइड सम ग्रेन फॉर द फैमिली, तो एक किसान क्या करता है, वो अपने परिवार के लिए थोड़ा सा अनाज रख लेता है। द रिमेनिंग सैक्स, और जो बाकी के बचे हुए अनाज की बोरियां होती हैं, आर सेंट टू द मार्केट प्लेस टू बी सोल्ड, वो सब मार्केट में, बाज़ार में भेज दी जाती हैं बेचने के लिए। सोल्ड मतलब बेचने के लिए। व्हेन द ट्रेडर्स देयर बाय द ग्रेन, जब वहाँ के जो बेचने वाले होते हैं ना, उनको ट्रेडर्स कहते हैं, वो जब ग्रेन को खरीदते हैं, द फार्मर मतलब किसान गेट्स मनी फॉर द क्रॉप दैट ही हैज़ ग्रोन, फिर फार्मर को ट्रेडर पैसा देता है उस ग्रेन के लिए जो फार्मर ने उगाई है। अर्जुन,
बट द भाकरी इज नॉट रेडी येट। अर्जुन बोलता है लेकिन मम्मा अभी तक भाकरी तो बनी ही नहीं है। मदर, नो ऑफ कोर्स नॉट। मदर कहती है नहीं, ऑब्वियसली नहीं। एंड द स्टोरी इज नॉट फिनिश्ड ईदर, लिसन। अभी तक स्टोरी फिनिश नहीं हुई है अर्जुन, सुनो। The grain that the traders buy is sold all over the country. तो ये हमें पिक्चर दिखाई गई है कि किसान कैसे बोरियों में अनाज भर के मार्केट में लेके गया और ट्रेडर को बेचा। ओके, सो अब ये बताया गया है जब ट्रेडर ने उसे खरीदा ना, तब वो अनाज पूरे देश में जाता है। It is transported by means of trucks or food or goods trains. तो यही अनाज एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है। कैसे? या तो ट्रक्स लेके जाती है या फिर ट्रेन लेके जाती है, जो अनाजों के लिए भी स्पेशल ट्रेन होती है। It is the turn of porters and truck drivers to put in their labor. अभी किसका काम है? ड्राइवर्स का और जो सामान लेके जाते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, उनका काम है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स अ लॉट टू। तो जो सामान हम ट्रांसपोर्ट करवाते हैं ना, ट्रांसपोर्ट मतलब एक सामान इधर से उधर भिजवाना, अब यहाँ आप ट्रक में भिजवाओ या ट्रेन में भिजवाओ, वो भी उसका भी कॉस्ट लगता है। कॉस्ट मतलब पैसा लगता है। नाउ द सैक्स ऑफ ग्रेन रीच द प्रोविजन स्टोर्स। तो अब ये जो बोरियां थी ना अनाज की, सैक्स ऑफ ग्रेन मतलब अनाज की बोरियां, वो कहाँ पहुँच जाती है? दुकानों में। तो पीपल बाय द ग्रेन फ्रॉम देम। तो हम जैसे लोग कहाँ जाके खरीदते हैं? दुकानों में जाके खरीदते हैं। दे सॉर्ट आउट एनी स्टोन्स और रबिश टू क्लीन द ग्रेन। तो दुकान वाले क्या करते हैं? प्रोविजन स्टोर्स वाले। प्रोविजन स्टोर्स मतलब दुकान जहाँ हमें अनाज मिलता है। उन लोग इस अनाज को थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई उसमें कोई पत्थर या कुछ भी गंदगी तो नहीं है। दे गेट इट मिल्ड इनटू फ्लावर। तो ये जवार का, बाजरे का, गेहूं का, चावल का सबको पिसवा लेते हैं। मिल्ड मतलब पिसवा लेते हैं और उसका आटा बना लेते हैं। फ्लावर मतलब आटा। देन वाइल कुकिंग, फिर खाना बनाते वक्त, द फ्लावर इज नीडेड इनटू लम्प्स। तो ये जो आटा एंजल्स, ये जो आटा हमारे घर में आता है ना, क्या हम उसे डायरेक्टली रोटी बना सकते हैं? नहीं, हमें उस आटे को गूंदना पड़ेगा। गूंदना मतलब नीडेड मतलब गूंदना पड़ेगा। ओके, और उसे गूंदने के बाद फिर क्या होता है? द लम्प्स आर देन फ्लैटेंड इनटू अ भाकरी एंड रोस्टेड। फिर जब हम उस आटे को, फ्लावर को गूंद लेते हैं ना, उसके बाद हम रोटी को फ्लैट करते हैं। फ्लैटेंड मतलब रोटी को हम बेलते हैं ना, गोल गोल रोटी बेलते हैं, तो हम उसको फ्लैट कर करके बेलते हैं और फिर उसके बाद हमारी भाकरी को पकाते हैं, रोस्ट करते हैं मतलब पकाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिया है ना, कि हम शॉप में गए, हमने ख़रीदा और फिर क्या हुआ? फिर चेकिंग की कि भाई कोई स्टोन वोन तो नहीं है उसमें, और फिर हम दुकान में गए उसे पिसवाने के लिए। मिल्ड इनटू फ्लावर मतलब पिसवाने के लिए गए। और वी स्पेंड ऑन फ्यूल टू। फिर हम जब उस रोटी को पकाते हैं, रोटी को रोस्ट करते हैं, तब हमारे यहाँ पे फ्यूल भी तो लग रहा है, मतलब हमारे यहाँ पे गैस भी तो लग रही है, तभी तो हमारी रोटियाँ बन रही हैं, वरना कैसे बनेगी एंजल्स, है ना? एंड दस एट द एंड, फिर आखिर में ऑफ ऑल दिस द भाकरी अपीयर्स इन वर्षाज एंड अर्जुन्स प्लेट। तो इतना बड़ा प्रोसीजर होने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद हमारी प्लेट में, मतलब वर्षा और अर्जुन की प्लेट में भी भाकरी आती है। नाउ वुड इट बी राइट टू वेस्ट फूड? अब क्या ये सही होगा खाने को वेस्ट करना? दैट वी गेट थ्रू द एफर्ट्स ऑफ सो मैनी पीपल। तो
हमें जो खाना मिलता है ना, इसमें कितने लोगों की मेहनत है ना। तो क्या ऐसी चीज़ जिसमें इतने लोगों की मेहनत है, क्या हमें वो बर्बाद करनी चाहिए? डू यू नो, क्या आपको पता है, सिंगाड़ास एंड मखानास सिंघाड़ास एंड मखानास आर सम स्पेशल फूड्स दैट आर नॉट वेरी कॉमन। मतलब सिंघाड़ा और मखानास ऐसा एक स्पेशल फूड है, ऐसा एक खाना है जो बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, मतलब आपको सब जगह नहीं मिलेगा ये, और कितने लोगों को पता भी नहीं होता इनके बारे में। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्रेश वाटर प्लांट्स। तो ये जो सिंघाड़ा और मखाना होता है ना, ये हमें कैसे मिलता है? एकदम फ्रेश पानी वाले प्लांट्स से। मच वर्क हैज़ टू बी डन टू कलेक्ट, क्लीन, ड्राई, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट देम। सो बहुत मेहनत से इसे है ना इकट्ठा करना पड़ता है, फिर इसे क्लीन करना पड़ता है, फिर इसे सुखाना पड़ता है, और इसे स्टोर करना पड़ता है बहुत ही तरीके से, और फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट मतलब या तो ट्रेन में आएगा या फिर ट्रक्स में आएगा, राइट एंजल्स। सो ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है। खाना हम तक पहुंचना एक बहुत बड़ा काम है। अदर फूड स्टफ्स, दूसरे खाने की चीज़ें। वी गेट फिश फ्रॉम वाटर, तो हम सबको पता है कि मछली हमें पानी से मिलती है। फिशरमैन, जो मछली पकड़ते हैं ना, उसे फिशरमैन कहते हैं। वर्क हार्ड, मेहनत करते हैं। टू कैच देम, तो जो मछली पकड़ने वाले आदमी होते हैं ना, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं मछली को पकड़ने के लिए। देर आर पीपल हु गैदर एंड सेल फ्रूट्स, बहुत सारे लोग हैं जो इकट्ठा करते हैं फ्रूट्स और फिर उन्हें बेचते हैं। लाइक आंवला, जामुन, करवंदा, बोर विच ग्रो इन फॉरेस्ट। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सारे फ्रूट्स को इकट्ठा करते हैं और फिर कहाँ से लाते हैं? फॉरेस्ट से। ये सारे फ्रूट्स फॉरेस्ट में ग्रो होते हैं, तो बहुत मेहनत से लेके आते हैं। सम पीपल हैव वेजिटेबल फार्म्स, कोई लोगों के सब्जियों के खेत होते हैं। वाइल सम पीपल हैव ऑर्चर्ड्स फॉर ग्रोइंग फ्रूट क्रॉप्स, और कोई लोगों के लंबे खेत होते हैं, किसके लिए? फ्रूट्स के। सम पीपल कीप पोल्ट्री, मतलब कोई लोग गाय, बैल, भैंस ये सब रखते हैं। सम रेयर एनिमल्स फॉर मिल्क एंड मीट, कोई जन मीट मतलब ऐसे भी जानवर रखते हैं जिससे हमें दूध और मीट मिलेगा। All these people put in a lot of hard work in their own occupations. So ये सारे लोग बहुत से मेहनत करते हैं अपने अपने कामों में। occupations मतलब अपने अपने कामों में, जैसे कोई दूध बेचता है, कोई फ्रूट बेचता है, कोई वेजिटेबल्स बेचता है, कोई अनाज बेचता है। ओके एंजल्स, तो हर एक इंसान अपने काम में, अपने ऑक्यूपेशन में बहुत हार्ड वर्क करता है। We get a great variety of food stuff. हमें खाने में इतनी तरह तरह के खाने मिलते हैं as a result of their efforts. कैसे मिलते हैं? क्योंकि आज इतने लोगों की मेहनत जुड़ी हुई है, तब जाके हमें इतनी वैरायटी का खाना मिलता है। The efforts and labor of many other people are also required for storing, transporting and marketing them, as well as preparing the various dishes we eat. So angels, बहुत सारी मेहनत लगती है बहुत सारे लोगों की इस खाने को स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए और मार्केटिंग मतलब कि बेचने के लिए, तब जाके ये टेस्टी डिश हमें मिलती है। ऑल दीज प्रोसेसेस आर वेरी एक्सपेंसिव, ये सारा जो लंबा प्रोसीजर है ये बहुत महंगा होता है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस टू टेक केयर दैट फूड इज़ नॉट वेस्टेड। सो ये बहुत ज़रूरी है, हमें सबको ध्यान रखना चाहिए कि खाने की बर्बादी ना हो। वॉट हैव वी लर्नड? तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? द फूड स्टफ्स वी यूज़
come from many different places such as fields, lakes, the sea and forests. ये खाना हमें बहुत सारी जगहों से मिलता है, खेतों से, नदियों से, समुद्र से और फॉरेस्ट से भी, जंगल से भी. स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिपेयरिंग द फील्ड्स, मतलब कि खेतों को तैयार करना पड़ता है, टिल स्टोरिंग, और फिर खेतों को तैयार करने से उन्हें अनाज को स्टोर करने तक. मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क्स आर कैरीड आउट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. बहुत सारे काम करने पड़ते हैं इन अनाज को उगाने के लिए. हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग आर सम ऑफ दीज टास्क. आफ्टर दैट द क्रॉप इज़ ट्रांसपोर्टेड, जैसे ही अनाज को हमने भिजवा दिया, फिर बेचा, सोल्ड किया एंड प्रिपेयर्ड फॉर ईटिंग, फिर वो हमारे खाने के लिए तैयार होता है. ओनली देन डू वी गेट फूड ऑन आवर प्लेट्स, उसके बाद ही हमें हमारी प्लेट में खाना मिलता है. एज विथ ग्रोइंग ग्रेन, मच हार्ड वर्क गोज़ इन टू प्रोड्यूसिंग अदर फूड स्टफ्स टू. तो सिर्फ अनाज ही नहीं, दूसरा खाना पाने के लिए भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है. वी मस्ट ऑल टेक केयर टू इंश्योर दैट फूड इज़ नॉट वेस्टेड. सो हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि खाने बर्बाद ना हो. ऑलवेज रिमेंबर, वी गेट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मैनी डिफरेंट पीपल. हमें तरह तरह का खाना कैसे मिलता है? क्योंकि दूसरे लोगों ने बहुत सारा मेहनत किया होता है. लेट अस ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू देम. हमें हमेशा उन ग्रेटफुल रहना चाहिए. ग्रेटफुल मतलब हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए कि इतने लोगों की मेहनत से आज हमें आराम से बैठकर खाना मिल रहा है ना. कितनी अच्छी बात है ये, कितनी अच्छी चीज़ हमें आज सीखने मिली कि हमें दूसरे लोगों को भी ग्रेटफुल रहना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आज हमें इतना अच्छा खाना मिल रहा है. थैंक यू बच्चा, थैंक यू एंजल्स. बाय फॉर नाउ.